जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज हम जो जानने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम आपके संज्ञा। और वैसे तो सिंपल टॉपिक है, लेकिन अपने कंपटीशन में काफ़ी डीपली इसमें से प्रश्न पूछा जाता है ना। अभी तक आपने एकेडमिक लेवल में जो पढ़ा है उसको पढ़ करके और हम अगर आपके कंपटीशन में पेपर सॉल्व करें तो नहीं होगा, है ना। कंपटीशन में जिस लेवल से पढ़ाया जाता है उसमें और एकेडमिक लेवल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया संज्ञा शब्द जो है ये किससे बना है, इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो मैं कह दूं कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु इसमें जुड़ करके और संज्ञा रूप बनता है। ज्ञा धातु जो है ये जानने अर्थ में प्रयोग होती है ना। जानने अर्थ में प्रयोग होता है, जहां पर भी ज्ञा शब्द लगता है या ज्ञ शब्द लगता है वह जानने योग्य होता है। अर्थात मैं अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे आपसे, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछें तो हम कहेंगे सम्यक रूप से जानना। सम्यक रूप से जानना। अब सम्यक रूप से जानना अर्थात संज्ञा का पर्याय ही क्या है? नाम है। तो संज्ञा का पर्याय क्या है? नाम है। परिभाषा आपने खूब पढ़ी है, परिभाषा आपने किताबों में खूब पढ़ी है और परिभाषा में लिखा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। या फिर मैं मेरी एक ही पंक्ति में इसकी परिभाषा को समेट दूं, हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं या जितनी भी वस्तुओं के नाम हैं उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। दुनिया में जितने भी वस्तु, स्थान, पदार्थ, व्यक्ति, सजीव, निर्जीव जितने भी हैं और जिनके भी नाम रखे गए हैं उन सब को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो मैंने एक ही शब्द में आपको कहा कि संज्ञा का पर्याय क्या है? नाम है। अर्थात परिभाषा के रूप में हम बात करें तो मैंने एक ही लाइन में आपको परिभाषा बताई। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। मैंने आपको कहा कि एक ही पंक्ति में हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। क्या? हमने कहा कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है। हमने कहा संज्ञा शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु जुड़ने से संज्ञा शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से जानना। और संज्ञा का अगर हम पर्याय कहें तो नाम है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सबको हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अपने भेदों की अगर बात करें, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो भैया कई पुस्तकों में आपको संज्ञा के अलग अलग भेद मिलेंगे, लेकिन हमें किस पर चलना है? आपके ऑथेंटिक बुक पर चलना है। ऑथेंटिक बुक मतलब कि एनसीईआरटी या भारत सरकार द्वारा जो मार्केट में पुस्तकें चलाई जा रही हैं उनके आधार पर यदि हम किसी भी टॉपिक को जांचते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बोर्ड को भी तर्क सहित, प्रमाण सहित हम रिट दायर कर सकते हैं।
आपके एनसीईआरटी में संज्ञा के कितने भेद दिए हैं? 3 भेद दिए हैं। 3 भेद कौन से हैं? आपके 3 भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा भेद आपका आता है भाववाचक। ठीक है। अब आपके दिमाग में यह उठ रहा होगा कि सर 5 भेद भी होते हैं। 5 भेद कौन से होते हैं वो भी मैं बता दूं आपको। 5 भेद आपके जो होते हैं, जातिवाचक के ही 2 भेद हैं आपके। एक आता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा आपका आता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों ही भेद किसके हैं? जातिवाचक के हैं। जातिवाचक में अगर हम ऑप्शन में आपके इनके उदाहरण दे रखे हों और जातिवाचक वहां पर नहीं है, तब जाकर के हम क्या लगाएंगे? द्रव्यवाचक। लेकिन ध्यान रहे, अपने कंपटीशन में ऑप्शन सबसे नजदीक लगाया जाता है। जैसे आपको अदर जो सब्जेक्ट हैं उनमें, जैसे ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन ले लें। ज्योग्राफी में अगर आपको कहीं राज्य पूछ रहा है और राज्य ऑप्शन में नहीं है, अगर जिला है तो जिला लगाया जाएगा। जिले से भी अगर कोई तहसील है या फिर कहीं कोई गांव पर्टिकुलर बताया जा रहा है तो सही आंसर क्या होगा? गांव ही होगा। तो अगर वहां पर जातिवाचक भी ऑप्शन में है और द्रव्यवाचक भी ऑप्शन में है, और द्रव्यवाचक में अगर उदाहरण पूछा है तो सही आंसर द्रव्यवाचक ही होगा। ठीक है। अब एक एक को जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने कहा किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति विशेष या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीनों को एक साथ समझते हैं। तीनों संज्ञा के जो भेद हैं वो कैसे आप पहचान पाओगे, कैसे अंतर उनमें करना है। हमने पहला व्यक्तिवाचक लिखा है और व्यक्तिवाचक में कहा है किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु का, पदार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझें, मैं कहूं कि ये गंगा लिखा मैंने। गंगा क्या है? किसी एक नदी का नाम है ना। गंगा है, रामायण है या राम है ना, राम है। या फिर मैं कह दूं कि हिमालय है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे भाई? गंगा जो है, क्या सभी नदियों को हम गंगा कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। किसी एक नदी विशेष का नाम है, उसी को हम गंगा कहेंगे। या आप कह दें किसी का, जैसे मैंने कह दिया ये सचिन नाम कह दिया। अब सचिन कहने से क्या सभी का बोध कराएगा? कि नहीं, सचिन नाम के भले ही बहुत सारे हों, लेकिन सचिन जिसका नाम है उसी का बोध कराएगा। सभी को हम सचिन नहीं कह सकते, सभी पर्वतों को हिमालय नहीं कह सकते, सभी को राम नहीं कह सकते, सभी पुस्तकों को रामायण नहीं कह सकते। ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध कराता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, अगला जो अपना भेद आता है, दूसरा भेद, वह है आपके जातिवाचक का। जातिवाचक और
जातिवाचक में अगर बात करें तो वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की पूरी जाति समूह का बोध कराते हों उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण यदि मैं कहूं तो आपके पास आता है, जैसे मैं लिख दूं पर्वत, नदी, विद्यार्थी, यहां मैं लिख दूं आपको पुस्तक। अब देखो, ये पर्वत जो शब्द है क्या एक पर्वत के लिए आता है क्या? नहीं, पर्वत सभी पर्वतों का बोध कराता है। जैसे मैं कह दूं कि यहां पर आपके कुत्ता शब्द है, तो कुत्ता क्या एक के लिए आता है? नहीं आता। कुत्ता सभी कुत्तों का बोध कराता है। ऐसे ही एक उदाहरण पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, कौन सा? आपके आज प्रत्येक घर में रावणों की कमी नहीं है। कई बार, जाने कितने बार ये उदाहरण पेपर में आया हुआ है और पूछा गया है कि प्रयुक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा का भेद आया है। तो यहां पर जो रावण शब्द है वो उस रावण का नहीं, जबकि रावण जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए आया है, अर्थात रावण की प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए रावणों शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वह जातिवाचक का भेद है। ठीक है, जातिवाचक का भेद है। ऐसे ही अपने नेताओं के लिए आता है, सरदार के लिए आता है। सरदार शब्द जो है अगर किसी वाक्य में सरदार के लिए आ रहा है तो फिर वह कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर उस सरदार के लिए, वल्लभ भाई पटेल के लिए अगर आ रहा है तो फिर वह व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। ठीक है, ऐसे ही गांधी शब्द आता है, नेहरू शब्द आता है। कई ऐसे शब्द हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनके उदाहरण हम यहां पर हल करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जातिवाचक की, और जातिवाचक में हमने कहा कि पर्वत शब्द अपने पूरे पर्वत समूह का बोध कराता है, नदी शब्द वहां पर पूरी नदी जाति का बोध कराता है, विद्यार्थी शब्द पूरी विद्यार्थी जाति का बोध कराता है, और पुस्तक शब्द पूरी पुस्तक का बोध कराते हैं। इसलिए ये शब्द किस में जाएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत होंगे। नेक्स्ट, जातिवाचक के ही भेद में हमने एक भेद पढ़ा था, कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक में ध्यान रखना, कहीं ऐसे शब्द बोर्ड पूछने लग गया है जिसमें हमें तुलना करने में बहुत कठिनाई होती है। कैसे? आप याद रखना कि ऐसे द्रव्य जिनसे कुछ निर्मित किया जाता हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं?
तो हम कह दें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी। क्या लकड़ी से कुछ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, लकड़ी है। पत्थर है, पत्थर है। कोयला है ना, कोयला है। आपके पानी है, तेल है, पेट्रोल है। तो ये सारे धातु और द्रव्य है ना, धातु और द्रव्य पदार्थ या गैसीय पदार्थ सारे जो हैं किस में जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हीरा, मोती, जवाहर, लकड़ी, पत्थर, कोयला, पानी, तेल, दूध, छाछ, ये सारे के सारे किस में हैं? द्रव्यवाचक के उदाहरण होंगे। फिर हम बात करें नेक्स्ट, आपके आया था एक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और समूहवाचक के लिए हमने कहा कि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हो, समूह का बोध कराते हो, बोध कराते हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन से समूहवाचक संज्ञा में आएंगे? तो आपके सेना है, कक्षा है, दल है, भीड़ है, झुंड है, समूह है ना, टोली है, टुकड़ी है। ये सारे जो शब्द हैं ये अपने आप में समूह का बोध कराते हैं, है ना। अकेले व्यक्ति कहीं पर अगर खड़ा है या दो व्यक्ति खड़े हैं तो वहां पर हम उसे भीड़ नहीं कहेंगे, है ना, भीड़ नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई एक सैनिक खड़ा है तो उसे हम सेना नहीं कह देंगे। सेना शब्द अपने आप में समूह का बोध कराता है। तो हमने उदाहरण देखे कौन कौन से सेना शब्द है आपके? टोली है, टुकड़ी है, गण है, वृंद है, आपके समूह है, समूह शब्द आ जाता है, भीड़ आ जाती है, भीड़, झुंड शब्द आ जाते हैं, झुंड शब्द आ जाता है, आपके दल आ जाता है, दल आ जाता है। ऐसे वाले जो शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं वे सभी शब्द किसके उदाहरण होंगे? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपना जो संज्ञा का तीसरा भेद आता है वह आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब क्या है? भाव अर्थात स्वभाव, है ना। भाव क्या है? स्वभाव। तो हम ये कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के भाव का बोध कराते हों उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करें कि सुंदर होने का भाव क्या है? सुंदर होने का भाव है सौंदर्य। सुंदर होने के भाव को कहते हैं सौंदर्य, या फिर क्या कहते हैं? सुंदरता, है ना, या फिर हम कहते हैं सुंदरता। ऐसे ही धीरता रखने के भाव को क्या कहते हैं? धीर जो पुरुष है
उसको क्या कहते हैं? धीरता या फिर धैर्य, धैर्य या फिर धीरता। ऐसे ही और शब्द हैं अपने, नम्रता है, नम्रता या विनम्रता, शौर्यता, शौर्य या शूरता, दीनता, दीनता, कुरूपता, कुरूपता। ये सभी शब्द किसके उदाहरण हैं? ग्रीष्म, उष्णता, लघुता, दीर्घता, है ना, निम्नता। ये सारे के सारे उदाहरण अपने भाववाचक संज्ञा के आते हैं। तो तीनों प्रकार की संज्ञाओं में हमने ये तो जान लिया कि कौन सा शब्द किस में आएगा, है ना। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। कुछ इसके प्रैक्टिस के लिए हम विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न बने हैं उनके बारे में अगर हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद और प्रश्न हल कर लें तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है और अपने आने वाली एग्जाम में आपका इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं जाता। ठीक है, तो अभी तो हमने शब्दों का विभेदीकरण किया है, कौन सा शब्द किस में आता है, और प्रश्न के माध्यम से हम ये जानेंगे कि संज्ञा शब्द से या संज्ञा टॉपिक से आपके प्रश्न बनता कैसे है और किस प्रकार से बोर्ड अभी तक प्रश्न पूछता हुआ आया है। ठीक है, तो इसके आगे हम इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलना होगा पुनः नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।